नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार सिंह उद्दीपन मैथ्स बाय यूकेएस में क्लास को आगे बढ़ाते हुए संख्या पद्धति में हमने जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था कि संख्याओं का परिचय हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। तो जिसमें हमने स्थानीय मान, जाति मान निकालना और इकाई दहाई ये सब प्लेस वैल्यू हमने सिखा दिया था। आज हम वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं और संख्या के विस्तार रूप को जानेंगे। वास्तव में जो संख्या होती है, सबसे पहले हम ये बताते हैं, मेरे चैनल का नाम उद्दीपन मैथ्स बाय यूकेएस है। अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम संख्या के बारे में देखेंगे कि संख्या पूरे अगर यूनिवर्स में देखा जाए तो संख्याओं की कल्पना किया गया है दो, है ना। पहली बात वास्तविक संख्या और दूसरी बात काल्पनिक संख्या, है ना। तो ये काल्पनिक संख्याएं जो होती हैं, हम लोग कक्षा 11 में पढ़ते हैं। सम्मिश्र संख्या एक छठ करके होता है जिसको हम लिखते हैं z बराबर x प्लस आई, है ना। तो यहाँ z मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और जो x होता है उसका रियल पार्ट यानी वास्तविक भाग, और जिसके साथ i लग के आता है वही भाग कहलाता है काल्पनिक, है ना भाई। तो i मतलब एक आयोटा वर्ड से दिया गया है, i फॉर आयोटा, और i एक सिंबल दिया गया। क्यों? क्योंकि i का मतलब जब भी कोई भी चीज़ नेगेटिव होकर अंडर रूट में आता है तो उसको गणितज्ञों ने कहा कि इसको हम i के रूप में यूज करेंगे और i फॉर इमेजिनरी, यानी कि वो काल्पनिक हो जाएगा। समझ में आई बात। आगे चलकर इसका वर्ग किया गया, i स्क्वायर की वैल्यू -1 रखा गया, जो कि सवालों को हल करने में बहुत ही मददगार होता है। ठीक है बच्चों, तो हमको केवल इतना जानना है कि संख्याओं के दो पार्ट होते हैं, मूलतः काल्पनिक संख्याएं और वास्तविक संख्याएं। तो हमको अपने इस आर्मी GGBSF वाले में हमको वास्तविक संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना है कि वास्तविक संख्याएं आखिर होती क्या है। वास्तविक संख्याएं अंग्रेजी में रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं के दो भाग होते हैं। पहला एक होता है पूर्णांक भाग, जो कि, और दूसरा होता है दशमलव भाग, है ना। पूर्णांक भाग एक होता है पूर्णांक भाग और एक होता है दशमलव भाग। दशमलव के दाहिने ओर जो लिखा होता है उसको दशमलव भाग कहते हैं, और दशमलव के बाएं ओर जो लिखा होता है उसको पूर्णांक भाग। अब पूर्णांक भाग में आपका दो पूर्णांक आते हैं, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, समझ में आ रहा है, और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। जब नंबर लाइन हम लोग ड्रा करते हैं, सपोज दैट कि हम यहाँ पर नंबर लाइन ड्रा करते हैं, है ना बच्चों, तो बीच में ये जो 0 लिखा, ठीक है, ये 0 एक स्टेशन का काम करता है। 0 न तो धनात्मक पूर्णांक होता है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक, ये केवल और केवल एक पूर्णांक होता है। तो 0 से दाहिने तरफ जब चलते हैं बच्चों तो पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक मिलता है, और 0 से जब बाएं तरफ चलते हैं तो ऋणात्मक पूर्णांक मिलता है। समझ में आ गया। तो अगर कोई पूछे कि 0 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है कि ऋणात्मक पूर्णांक, तो 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इट इज ओनली यूज्ड एज इंटीजर, इट्स ओके। यानी कि 0 को हम केवल और केवल क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब धनात्मक पूर्णांक के बारे में हम यहाँ पर आगे विस्तार से हम लिख दिए हैं, क्योंकि यहाँ जगह नहीं था। तो धनात्मक पूर्णांक के बारे में हम यहाँ पर पहले चर्चा कर लेते हैं कि किनको किनको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो 0 के जब दाहिने तरफ चलते हैं तो +1, है ना, +2, +3, +4, संख्या रेखा पर अनंत तक बढ़ेंगे तो ये सब धनात्मक हो जाते हैं और पूर्णांक होंगे, क्योंकि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सब पूर्णांक में आते हैं और अनंत तक जाएंगे। अब बाएं तरफ चलेंगे तो इसी पूर्णांकों के पहले यानी धनात्मक पूर्णांकों के पहले माइनस लगा देंगे, जैसा कि -1 थोड़ा साफ साफ लिखते हैं। जैसा कि हमने एक नंबर लाइन ड्रा किया और नंबर लाइन पर बीच में 0 को ले लिया और यहाँ पर लिया -1 को, है ना बच्चों, यहाँ पर लिया -2 को, यहाँ पर लिया -3 को, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे ∞ तक जाएंगे। तो यहाँ से ऋणात्मक पूर्णांक और यहाँ से जब जाएंगे तो यहाँ +1, +2, +3 डॉट और ये धनात्मक पूर्णांक, और ये नंबर लाइन हो जाता है। नंबर लाइन एक रेखा होती है जिस पर हम संख्याओं को दर्शाते हैं। समझ में आ गई बात। अब हम धनात्मक पूर्णांक में चलेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं अंग्रेजी में इसको नेचुरल नंबर कहते हैं, कि वस्तुओं को गिनने के लिए हम जिन भी संख्याओं का प्रयोग करते हैं बच्चों, उनको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होता है बच्चों? 1 से। समझ में आएगा।
और ये एक से बढ़कर अनंत तक जाते हैं और इसके समुच्चय को हम कैपिटल एन से लिखते हैं और समुच्चय निर्माण विधि में हम इसको लिख सकते हैं कैपिटल एन सॉरी समुच्चय निर्माण विधि में नहीं, इसको हम ऐसे सेट के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। समुच्चय निर्माण विधि में दूसरे तरह से लिखते हैं, उसको लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स मानकर लिखा जाता है, जो कि आप लोग को थोड़ा कम समझ में आएगा। उसके बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो बताएंगे समुच्चय सिद्धांत वाले चैप्टर में। तो बस इतना जानना है कि नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से, ठीक है बच्चों। फिर जब नेचुरल नंबर के समुच्चय में हम एक नए अवयव जीरो को शामिल करते हैं तो क्या मिलता है हमको? पूर्ण संख्याओं का एक समुच्चय मिलता है जिसको हम कहते हैं होल नंबर, ठीक है बच्चों। फिर अब इसके बाद सम संख्याएं होती हैं। सम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? कि वे सभी संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं उनको बोलते हैं सम संख्याएं। सम संख्याओं की शुरुआत होती है 0 से, है ना बच्चों। 0 भी एक सम संख्या में आता है। क्यों? क्योंकि 0 जो होता है सम संख्या की सीरीज में आता है, ठीक। 0, 2, 4, 6, 8 अनंत तक चले जाएंगे, ये सब सम संख्याएं हो जाएंगी। फिर इसके बाद से आता है विषम संख्याएं। किसको कहते हैं विषम संख्याएं? तो विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से न कटती हैं। समझ में आ गया? जैसे 1 हो गया, जैसे कि हमने शुरुआत में लिखा है 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे कहाँ पे बच्चों? अनंत, ठीक है। अब हम प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम, विषम इन सब के बारे में जान गए। अब हम बात करेंगे भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा बोर्ड को साफ करना पड़ेगा क्योंकि भाज्य और अभाज्य संख्याओं को समझना पड़ेगा। आइए देखते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं ध्यान से समझेंगे, बहुत कठिन नहीं होता है। अभाज्य संख्याएं यानी कि वे सभी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं उनको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं बच्चों? प्राइम नंबर, यानी कि प्राइम नंबर वे सभी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड क्या होता है? जैसे सपोज दैट हमने लिखा 6, है ना। तो 6 को किससे किससे ये कटेगा? जैसे 1 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और ये 6 से। तो ये 1, 2, 3 और 6 ये सब आपस में क्या कहलाएंगे? ये सब 6 के क्या कहलाएंगे बच्चों? गुणनखंड कहलाएंगे, है ना। और इस कंडीशन में ये जो 6 होगा इस 1 का क्या कहलाएगा? गुणज कहलाएगा। ये 2 का भी गुणज होगा, 3 का भी गुणज होगा और 6 का भी गुणज होगा। समझ में आ रही है बात? अब इस कंडीशन में हमको समझना है कि अभाज्य संख्या होती क्या है। तो सबसे पहले हमने ले लिया 2 को, है ना बच्चों। तो ये पता करो कि ये 2 किससे किससे कटेगा। तो हम देखने पर ये पाते हैं कि 2 1 से कटेगा और 2 केवल 2 से कटेगा। तो ये इसके गुणनखंड हुए। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं उनको कहते हैं क्या चीज? अभाज्य संख्याएं। या इसी में थोड़ा सा हम मॉडिफाई रूप करके बता सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जो 1 से कटती हैं और स्वयं से कटती हैं, अन्य किसी से ना कटती हों, उनको हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या होती कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले याद रखना है कि 2 एक सम अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है बच्चों? 2 एक सम अभाज्य संख्या है। 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और 13 हो जाएगा, फिर 17 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा बच्चों? 23 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अब ऐसे आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। तो ये सब संख्याएं कौन सी कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं। समझ में आ रहा है? एक बात याद रखिएगा कि सभी अभाज्य संख्याएं जो होती हैं विषम संख्याएं ही होती हैं, यानी कि ये सब केवल सम संख्या को छोड़कर। क्यों? क्योंकि ये सम संख्या में जो 2 है ना अभाज्य, ये अभाज्य में आता है लेकिन ये अपवाद है। क्यों? क्योंकि अगर हम 2 को छोड़ दें तो अन्य जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं ये सब विषम संख्याएं में आती हैं, ठीक है। तो पूछते हैं कि ऐसी कौन सी सम संख्या है कि जो अभाज्य का भी काम करती है? तो वो हम याद करेंगे 2, ठीक है बच्चों। अब हम जानते हैं क्या होता है भाज्य संख्या, ठीक है। ठीक है, आइए जानते हैं अब भाज्य संख्याओं के बारे में। भाज्य संख्या अंग्रेजी में इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य
संख्याएं, है ना बच्चों। अंग्रेजी में इसको क्या नाम देते हैं? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ऐसी सभी संख्याएं, ध्यान से सुनेंगे, ऐसी सभी संख्याएं जो अपने आप से भी कटती हों, एक से भी कटती हों और अन्य दूसरे से भी कट जाती हों, उनको हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? एक की अगर बात करें बच्चों, तो एक जो होता है न तो भाज्य होता है और न ही अभाज्य होता है, तो एक को छोड़ देंगे। अब कहाँ आएंगे? दो। दो को तो हमने कह दिया था बच्चों कि ये अभाज्य संख्या है। तीन को भी कहा था अभाज्य संख्या है। तो अब कहाँ जाना पड़ेगा? 4 के पास। तो हमारी पहली अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है बच्चों? 4 से। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी यही है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये जो 4 है, एक से भी कट जाएगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी ये 4 कट जाएगा। तो वे सभी संख्याएं जिसके पास 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उनको हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। और यह संख्या वह संख्या होती है जो अपने आप से भी कटती है, जैसे 4 है तो 4 से कटेगा, 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। समझ में आया? अपने आप और अन्य से भी कटेंगे। समझ में आ गया? अब अगला क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक, जैसे 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 6 से। उसके आगे क्या आएगा? उसके आगे क्या आ जाएगा? 7 होगा नहीं, 8 हो जाएगा। 8 समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि 8 1 से भी कटेगा, 8 2 से भी कटेगा, 8 4 से भी कटेगा, 8 8 से भी कटेगा। फिर 9 भी हो जाएगा आपका भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि 1 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 9 से कट जाएगा। ठीक है बच्चों, 8 9, फिर यहाँ पर 10 हो जाएगा, 11 होगा नहीं, 12। अब आप शायद समझ रहे होंगे इस बात को। और हम आशा करते हैं कि बच्चों को भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में डिफरेंस मालूम चला होगा। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे सह अभाज्य संख्याओं के बारे में। तब तक हम बोर्ड को साफ कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आइए पहले बच्चों जानते हैं सह अभाज्य संख्याओं के बारे में। सह अभाज्य संख्याएं, है ना। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जब भी सह अभाज्य की अगर बात करेंगे तो ऐसे दो संख्याओं का युग्म लेंगे जिनका मौसा एक हो, उनको हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। कैसे? जैसे हमने लिया 2 को और 3 को। अगर इन दोनों का मौसा देखेंगे 1 गुणे 2 और इसका देखेंगे 1 गुणे 3, मौसा किसको कहते हैं? HCF को। अगर निकालेंगे तो दोनों में HCF 1 आएगा। तो ऐसी दो संख्याएं जिन दोनों का मौसा एक होता है वो कहलाते हैं सह अभाज्य संख्याएं। तो अगला क्या हम थोड़ा बना सकते हैं? 2 और 4 का। क्या 2 और 4 सोच के बताइए बच्चों कि यह सह अभाज्य संख्याएं होंगी? बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि इसमें 2 का गुणनखंड 1 गुणे 2, 4 का गुणनखंड करेंगे 1 गुणे 2 गुणे 2। मतलब कि इसमें 1 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है। तो जिसमें केवल और केवल HCF 1 होता है वही होते हैं आपके कौन सी संख्याएं? सह अभाज्य संख्याएं। अगर 1 के सिवाय कोई और भी अगर कॉमन में आ जाए, जैसे यहाँ 1 है और 2 भी आया है, तो यह अभाज्य संख्या का, सह अभाज्य संख्या का जोड़ा नहीं है। तो किस कंडीशन में हम किसको ले सकते हैं? 3 और 5 को ले सकते हैं। समझ में आ रही है बात? 3 5, 5 7 को भी ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब हम किसको ले सकते हैं? 7 को और 9 को भी ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? इस तरह से आप बहुत सारे जोड़ों को निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि यह सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा हुआ। समझ में आया बच्चों? तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको संख्याओं के बारे में इतना कुछ समझ में आएगा। हम अगले वीडियो में आपको परिमेय संख्याओं का शांत, अशांत और आवर्ती और अनावर्ती के बारे में जिक्र करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पसंद आएगा, और बेल आइकन भी दबाइएगा और कमेंट भी कीजिएगा। जय